नमस्ते। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है या ऐसा संभव है या भी नहीं। तो इस बारे में आप पहले से एक उदाहरण जो मैं दूंगा उसको जानते हो कि जो पानी है उसको हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो बन जाता है बर्फ, जिसको हम आइस बोलते हैं। और बाहर वो होता है वो सिंपल वाटर या जल। लेकिन जैसे जैसे इसका अगर हम तापमान बढ़ाते जाएं तो वो जल के जो कण हैं वो वाष्प में परिवर्तित होना शुरू कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे उनको वाष्प में परिवर्तित कैसे किया, बर्फ से लेकर वाष्प तक कैसे लेकर गए। तो हमने क्या किया, पहले उनको जो सॉलिड थी, जो ठोस थी बर्फ, उसको पहले गर्म तापमान दिया, मतलब उसको गर्म किया, जिससे वो सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगी। लिक्विड से फिर उसको उबालने के लिए हमने गैस पे या चूल्हे पे रखा ताकि उसको उबाला जा सके। तो इस प्रकार हमने तापमान को बदलकर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिया। तो मुख्य कारक एक प्रकार के मान सकते हैं हम कि अवस्था में परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं, तापमान को बदलकर। इसके अलावा एक शब्द आता है दबाव। तो हम दबाव को भी बदलकर अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। तो उसमें हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। वैसे दबाव क्या होता है, दबाव होता है कि कुछ जैसे दबाने का एक एहसास समझ लो। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी हमारे इसमें नहीं समझ आएगा हमारे को। तो जितनी हम जानकारी रखते हैं, दबाव मतलब कुछ बल लगाना ताकि उसको दबाया जा सके किसी चीज को। जैसे वातावरण जो है वो हमारे ऊपर हमेशा दबाव लगा के रखता है कुछ ना कुछ। तो हमने क्या किया, कैसे, जो हम देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास सॉलिड है, ठोस है, उससे लिक्विड बनाना है तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम जानते ही हैं। लेकिन अगर हम प्रेशर घटा देते हैं तो वो जल्दी से लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड भी बना सकते हैं, मतलब तरल से ठोस, मतलब जल से बर्फ भी बना सकते हैं। कैसे, वो हम जानते हैं, फ्रिज में बनाते हैं। फ्रिज में क्या काम होता है, तापमान घटाया जाता है। उसके अलावा प्रेशर बढ़ाकर भी ये काम किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई ठोस और द्रव्य को एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं लिक्विड और गैस। लिक्विड माने द्रव्य, द्रव्य और गैस को कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा याद रखो बस, बर्फ, उसको गर्म करके जल, जल को गर्म करके वाष्प। ठीक है। अब प्रेशर के बारे में कंफ्यूजन होगी हमारे को। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो प्रेशर घटाना पड़ेगा, दोनों उल्टे चलेंगे बस। तो टी एंड पी उल्टे चलेंगे बस, इतना याद रखना आपने, सब काम अपने आप हो जाएगा। तो जल से वाष्प कैसे बनाते थे, तापमान बढ़ाने पर। तो ये रहा, बढ़ा दिया तापमान जी। और प्रेशर या दबाव घटाने पर। अब इसको उल्टा भी करना है, वाष्प से जल संघनन की प्रक्रिया होती है, हम जानते हैं। तो वो कैसे हो सकता है, तापमान अगर घटा दें तो वाष्प से जल बन जाएगा या गैस से तरल बन जाएगा। और प्रेशर अगर बढ़ा दें तब भी वाष्प से जल बन जाएगा या गैस से द्रव्य बन जाएगा। तो अब मैं आपको काम देता हूं कि गैस से गैस से ठोस में परिवर्तित करना है सीधा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तापमान बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और प्रेशर के बारे में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। इसको आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, या जो कोई प्रश्न रह जाएगा उसको मैं उसमें कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूंगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको DIY होता है, मतलब डू इट योरसेल्फ, आपने इसको खुद से करना है। खुद से कोशिश करेंगे, सोचेंगे, कोई प्रश्न रहेगा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक का तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा सारा। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं अवस्थाओं में जो परिवर्तन आता है उनकी प्रक्रियाओं के नाम। आधे से ज्यादा आप पहले से भी जानते हो। जैसे पानी से बर्फ बनना क्या कहलाता है, वो बर्फ का जमना, तो वो जमना हो जाएगा। पानी से वाष्प में परिवर्तित कर देना, उबालना, तो उबलना हो जाएगा। ठीक। तो इसी प्रकार जो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस, गैस से ठोस, या इसका उल्टा, तो इन सभी प्रक्रियाओं के एक बार हम नाम देख लेते हैं।
नेम ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ चेंज इन स्टेट। तो पहले द्रव्य और गैस के बीच में, द्रव्य से वाष्पीकृत करके बनती है गैस, तो इस प्रक्रिया का नाम होता है वाष्पीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन भी बोल देते हैं। और इसका उल्टा, गैस से द्रव्य बनना या गैस से लिक्विड का बनना, ये होता है संघनन या कंडेंसेशन। इसका उदाहरण आप अपने जीवन में देखते हो कि जब आप ठंडा पानी को फ्रिज से निकाल के गिलास में डाल के रख देते हो तो उसके बाहर पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वो आप DIY में दे सकते हो कि वाई वाटर ड्रॉपलेट्स appears outside cold water glass। ठंडे पानी के गिलास के बाहर, इसको आप खुद से कमेंट्स में जवाब देंगे। फिर ये तो बात हो गई इन प्रक्रियाओं की। फिर दूसरी प्रक्रिया है गैस और ठोस, गैस और ठोस में परिवर्तन की। तो ठोस से सीधा गैस बन जाना, ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। तो अब ये तो हो गया एक। और दूसरा, गैस से सीधा सॉलिड बन जाना, गैस से सीधा ठोस बन जाना, ये कहलाता है निक्षेपण। इंग्लिश में कहते हैं इसको डिपोजिशन। तो इसके उदाहरण क्या हैं? ऊर्ध्वपातन के उदाहरण आपने अपने जीवन में बहुत से देखे उदाहरण है इसके, मैं बता देता हूँ। एक तो होता है कपूर, जो कपूर की गोली होती है उसका ऊर्ध्वपातन होता है। या जो फिनाइल की गोली होती है, देखा ना, वो पड़े पड़े अपने आप खत्म होती रहती है, वो भी ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया करते हैं। निक्षेपण भी इनमें विपरीत हो जाता है। निक्षेपण का एक उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। इसको बोलते हैं हम अमोनियम क्लोराइड। तो ये इसके उदाहरण हैं। अगला देख लेते हैं ठोस और द्रव्य। तो सिंपल सा बात याद रखो, बर्फ और जल। तो ठोस से द्रव्य में परिवर्तित होना, ठोस से द्रव्य में परिवर्तित होना कहलाता है, बर्फ का गलना कहते हैं ना, तो संगलन या पिघलना। इसको इंग्लिश में कह देते हैं हम मेल्टिंग या फ्यूजन भी बोल देते हैं इसको। तो इसको याद रखना हमने, ठोस से द्रव्य बनने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है संगलन या मेल्टिंग। और इसका उल्टा, बर्फ का जमना, कहाँ जमाते हैं बर्फ हम? फ्रिज में। तो फ्रिज के अंदर क्या होता है? फ्रीजिंग। क्या होती है? फ्रीजिंग। तो द्रव्य से ठोस का बनना फ्रीजिंग कहलाता है। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं इसको जमना। तो ये हमें सारे याद रहना चाहिए। ये मैं इसको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सारे इसमें जो विधियां हैं, जो प्रोसेसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनके नाम मैंने इकट्ठे एक ही डायग्राम में दिखा रखे हैं। आपको NCERT की किताब में भी ये डायग्राम मिल जाएगा, लेकिन इसमें दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप इसको अच्छे से संभाल के अपने पास रख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो हाँ, एक चीज हमें और लगानी है एक बार, जो हमने तापमान और दबाव, इनके कारण से कोई प्रभाव देखे, उनको हम देखने की दोबारा से कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही सिमुलेशंस लगा रखी हैं, उनको दोबारा से एक बार अच्छे से और देख लेते हैं समझने के लिए। अब देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है नियोन गैस। ये है नियोन गैस इस बर्तन के अंदर। तापमान देखो यहाँ से, माइनस का 172 डिग्री सेल्सियस। साथ में इसका कुछ प्रेशर भी है। ये ATM, तो इसकी प्रेशर की यूनिट होती है। जिस प्रकार ये तापमान की सेल्सियस है ना, वैसे ही प्रेशर की भी यूनिट है। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं
पहले तो तापमान घटा के दिखाता हूँ आपको कि तापमान घटाने से क्या फर्क पड़ता है। तो नीचे यहाँ मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ अभी, 1 मिनट। देखो, अभी तापमान घटाने लग रहे हैं हम। आप धीरे धीरे इन कणों को, गैस के कणों को देखते जाना। तापमान घट रहा है, ऊपर देख सकते हो मीटर में। वे गैस के कण जो है अभी तो गैसीय अवस्था में थे। अब तापमान घटाने से देखो, क्या इनके बीच की दूरी में कुछ फर्क दिखाई दे रहा है आपको? अब ये कण मूव करना बंद कर चुके हैं, बहुत कम मूव कर रहे हैं अब। और तापमान कितना कम है। तो होता क्या है असल में, तापमान को घटाने से जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो भी घट जाती है। तो इसलिए जो कण है वो भी ज्यादा मूव नहीं करते। तो तापमान से हम ये समझ सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, या हम इसमें इसमें इसलिए होता है कि तापमान को घटाने से पदार्थ की अवस्था कैसी चली जाती है, कम गतिशील पदार्थों की तरफ जाएगी। माफ कीजिएगा, कम गतिशील कणों की तरफ जाएगी। गैस के कण सबसे गतिशील, तापमान घटाएंगे क्या हुआ, गति कम। तो वो क्या बन जाएंगे, द्रव्य। द्रव्यों से और ज्यादा उसको ठंडा करने पे और तापमान कम, मतलब और गति कम हो गई कणों की। तो वे क्या बन जाएंगे, ठोस बन जाएंगे। अब इसका उल्टा आप खुद से समझ सकते हो कि तापमान बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां तक की बात हुई तापमान की। अब हम बात कर लेते हैं दबाव की। अब हम देखते हैं, किसी और गैस को ले लेते हैं एक बार के लिए, और इसको मैं हीट करता हूँ। अब हम इसको हीट करेंगे, आप तापमान देख सकते हो ऊपर, यहाँ पे तापमान देखते जाओ, देखते जाना। अब ये ठोस थी, अब ये तरल बनी, अब ये गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। तापमान माइनस में है क्योंकि गैस से हैं जब वो ज्यादातर कम टेम्परेचर पे भी गैसीय अवस्था में ही रहती हैं। तो अभी ये लगभग पूरी तरह से गैस में परिवर्तित हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं तापमान को नहीं छेड़ूंगा, अब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा। जो ये हाथ दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये ऊपर, ये इसकी मदद से हम प्रेशर लगाएंगे यहाँ पे। तो प्रेशर लगाने से आपने कणों को देखना बस कि कणों के बीच की दूरी में क्या फर्क पड़ता है। तो मैं करता हूँ अभी, देखो। तो अभी कण देखो, पहले की अपेक्षा कितने नजदीक आ चुके हैं। अब ये टूट क्यों गया, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ऊर्जा तो उतनी उतनी थी उनके पास। मैंने क्या कर दिया, उनको ऊर्जा को रोकने की कोशिश की, उसके चक्कर में ज्यादा टक्करें हुई अपने ढक्कन के साथ, इसके साथ, जिस कारण से ज्यादा दबाव बढ़ गया। तो अब देखो, कणों के बीच में दूरी देखो अब कितनी कम हो चुकी है। अगर मैं इसको ठंडा कर दूं, ठंडा करके क्या होगा, गतिज ऊर्जा इनकी कम हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कम होने से क्या होगा, इनकी टक्करें कम होगी। टक्कर कम होने से क्या हो जाएगा, जो बर्तन है उस पर कम दबाव पड़ेगा। कम दबाव पड़ेगा तो वो बर्तन टूटेगा नहीं। इसीलिए जो कुकर है वो अगर बंद हो जाए ऊपर से ढक्कन, तो वो फट जाते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ता जा रहा है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है, लेकिन वो कणों को बाहर निकलने की जगह नहीं निकल मिल रही। तो अब तापमान मैंने एक बार कम कर दिए ताकि इनकी ऊर्जा कम कर दी जाए। अब मैं फिर से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा देता हूँ। अब देखो, कण कितनी नजदीक आ चुके हैं। तो हम यहां से देख सकते हैं इस बात को कि दबाव को बढ़ाकर हम गति को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। सीधा नहीं होगा काम, साथ में तापमान को भी हमें कम करना पड़ेगा, लेकिन दबाव को अगर हम ज्यादा करेंगे तो वो धीरे धीरे हम कणों के बीच की दूरी को कम कर सकते हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि दबाव बढ़ेगा तो कम गतिशील की तरफ हम जाएंगे। तो आप देखोगे, अगर ध्यान हो तो, यहाँ पे देखो, द्रव्य से अगर हमने ठोस पर जाना है, ये रहा, तो तापमान, ये अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। गैस से द्रव्य पे जाना है, तब भी ये रहा रास्ता हमारा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। वहीं
गैस है सॉलिड में, अब यहाँ नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आपने देखना भाई क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, वो तो आपका काम है। तो यहाँ तक हमने ये तापमान और दबाव का प्रभाव देख लिया कि क्या होता है। हमने और गहराई में भी देख लिया कि प्रेशर कुकर भी क्यों फटता है, और हमने प्रक्रियाओं के नाम भी देख लिए। अब हम कुछ इनके मिले जुले और एक दो शब्द आते हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इनके बारे में भी जगह बात कर लेते हैं। जैसे गलनांक। गलनांक माने मेल्टिंग पॉइंट, मतलब गलने वाला बिंदु। तो वह वो तापमान होता है जिस पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है। उदाहरण के लिए जल का गलनांक कितना है, आप सभी जानते ही होंगे इस बारे में कि जल का गलनांक कितना है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही क्वथनांक होता है। क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वो तापमान होता है जिस पर द्रव्य उबलकर वाष्प बनने लगता है। तो जैसे जल का क्वथनांक क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं, और आप जानते भी होंगे पहले से ही, जल कितने टेम्परेचर पे उबलता है, तो वो होता है जी 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब एक पीछे प्रश्न हमने देखा कि हम गैस से सीधा ठोस भी बना सकते हैं ना, और इस विधि का नाम मेरे को नहीं पता, आप बताओगे क्या नाम था, आपको पता होना चाहिए। तो उसी का एक उदाहरण आ जाता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। तो ये क्या करते हैं, तापमान को कम करके, प्रेशर को बढ़ा करके कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था मिल जाती है हमें। इसी को ही शुष्क बर्फ कहते हैं, इसी को ही ड्राई आइस बोलते हैं। तो ये विधि कौन सी हुई, ये भी आप बताना, ये विधि कौन सी है, ये प्रक्रिया कौन सी है। क्या ये निक्षेपण है, ऊर्ध्वपातन है, संगणन है, उबलना है, पिघलना, कौन सी है, वो आप कमेंट्स में बताएंगे। तो हमने यहाँ पे ये दो चीजें सीख ली, क्वथनांक और गलनांक के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज को दोबारा से देख लेते हैं, शायद हमने नहीं पढ़ी, तो दोबारा तो क्या बनता है इसका। हाँ, तापमान में परिवर्तन करना। तापमान में परिवर्तन का मतलब कि उसकी इकाई हम कैसे बदल सकते हैं। तापमान में परिवर्तन नहीं, शब्द से ठीक नहीं है। हम केल्विन को सेल्सियस में या सेल्सियस को केल्विन में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको तापमान अगर केल्विन में निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, सेल्सियस वाला तापमान में सिंपल है, 273 जोड़ दो डायरेक्ट। उदाहरण, 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, तो वही बदल देता हूँ मैं। तो तापमान केल्विन में कितना हो जाएगा, बराबर सेल्सियस में कितना है 10, प्लस में क्या करना है जी 273, तो 273 तो कितना हो जाएगा तापमान केल्विन में, बराबर 283 केल्विन। ठीक है। और अब इसका उल्टा करना हो अगर कि केल्विन से सेल्सियस में वापस जाना हो तो सिंपल है 273 घटा दो। तो इसी से ही सेल्सियस में अगर जाना हो तो केल्विन वाले में से 273 घटा दो, हमारा उत्तर आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक। तो इस प्रकार आप बड़े आराम से ये खुद से कर सकते हो। आपको मैं DIY दे देता हूँ एक। आपके शरीर का तापमान कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलो, कमेंट्स में बताना आप ये। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि 273 जोड़ना है कब, केल्विन में बदलने के लिए, और 273 कब घटाना है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या होती है, ये होती है 1 किलोग्राम द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जो ऊर्जा लगेगी वो कहलाती है बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा।
वाष्पीकरण आप जानते हो। गुप्त ऊष्मा में क्यों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने देखा होगा, या हम एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, मिल जाएगा यूट्यूब पे भी, कि हमने पानी को रखा उबलने के लिए। कमरे का तापमान, पानी का तापमान लगभग हम मान लेते हैं 30-35 डिग्री। अब जैसे जैसे उबालते जाएंगे तो आपको पता है कि जल का जो क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि जो तापमान है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम उसको उसको ऊष्मा दे रहे हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता गया वो पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब बात आती है कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होगा, वो देखने वाली बात रहेगी। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जल है उसके वाष्प बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो खास बात क्या है कि तापमान 100 डिग्री पर स्थिर हो जाएगा, ये खास बात है देखने वाली। तापमान नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा जी, जब तक वो सारा का सारा जल वाष्प में परिवर्तित ना हो जाता। तो मतलब हमें हमने ऊष्मा दी, लेकिन उस स्थिति में ऊष्मा के कारण तापमान नहीं बढ़ रहा, इसलिए हम उस ऊष्मा का नाम गुप्त ऊष्मा रख देते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऊष्मा खत्म हो रही है कहीं पर, नहीं, वो ऊष्मा जल को वाष्प में भेजने के लिए इस्तेमाल होती जा रही है, तो इसलिए इसको गुप्त ऊष्मा बोल देते हैं। तो ये होती है गुप्त ऊष्मा किसकी, वेपोराइजेशन की, इवेपोरेशन की, या वाष्पीकरण की। ठीक इसी प्रकार संगलन की भी गुप्त ऊष्मा होती है। अब खुद से देख सकते हो, बर्फ से जब जल बनेगा तो सिंपल सी बात है, बर्फ जो है वो कम गतिशील कणों वाली है। बर्फ के कण क्या हैं, कम गति वाले, और उससे बनेगा जल, वो बनेगा ज्यादा गति वाले। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये काम होगा। ऊष्मा देते गए, 0 डिग्री सेल्सियस पे तापमान रुक जाएगा, यहाँ बढ़ेगा नहीं। कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक सारी की सारी बर्फ जल में परिवर्तित नहीं हो जाती। तो उस समय पे क्या हो रहा है, उस समय पे क्या हो रहा है, उस मेल्टिंग पॉइंट पे या उस संगलन बिंदु पे क्या हो रहा है, जो ऊष्मा है वो बर्फ बर्फ से जल में परिवर्तित होने में इस्तेमाल हो रही है। तो इसी ऊष्मा को नाम बोलते हैं हम संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो ये होता है हमारा गुप्त ऊष्मा के बारे में कुछ एक दो जानकारियां, ये बहुत ही काम की चीजें होती हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी को इस्तेमाल करेंगे। अब आपने ये देखा कि गुप्त ऊष्मा थी जी, गुप्त ऊष्मा उस वस्तु ने या उस पदार्थ ने वातावरण से ली, जो हम दे रहे थे गैस के माध्यम से या आग के माध्यम से, उसको लेकर वो उड़ गया। अब इसी बात को आप ध्यान में रखना, मतलब क्या है, अब इस बात का मतलब समझना। जब कोई वस्तु द्रव्य से गैस में परिवर्तित हो रही है, मतलब वो ज्यादा ऊर्जा लेके जा रही है, ठीक। तो जब वो वस्तु उड़ रही है तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं आसपास से तो लेगी। हमारे उदाहरण में हमने उसको गैस के माध्यम से लिया दिया था ऊर्जा को। लेकिन अब हम एक बात करते हैं छोटे से एक्सपेरिमेंट की। आप क्या करो, एक सेंट लो, कोई वीडियो खुशबू इत्र वाला होता है जो, उस सेंट को स्प्रे करो अपने हाथ पे। आप देखोगे कि वो एकदम उड़ गया, और साथ में ठंडक आई आपके हाथ में। जबकि वो सेंट आपने फ्रिज में तो नहीं रखा था, वो सेंट बाहर ही पड़ा था, आप भी बाहर ही थे, उसका तापमान भी उतना ही था, आप भी उतने तापमान पे थे, लेकिन फिर भी वो ठंडा क्यों महसूस हुआ। तो अब ध्यान से समझना इस बात को, ठंडा क्यों महसूस हुआ। हुआ यूं कि पहले था वो द्रव्य के कण, ठीक। तो जैसे आपकी हथेली के संपर्क में आए ये आपका हाथ है मान लेते हैं, जैसे ही आपके, माफ करना ये ड्राइंग थोड़ी मेरी खराब बनी है, आपके हाथ के संपर्क में आए, आपके हाथ से ये ऊष्मा लेकर वाष्पीकरण हो गया इनका। वाष्पीकरण के लिए क्या ली इन्होंने, ऊर्जा शोषित कर ली, हीट एब्जॉर्व कर ली आपके हाथ में से। अब वाष्पीकृत क्या करके ये इनके कण जो है वो गतिशील हो गए, तो उन्होंने आपके हाथ से ऊर्जा ली और वे वाष्प में परिवर्तित हो गए। तो
आपसे ऊर्जा ली ना, आपसे ऊर्जा ली तो मतलब आपको ठंडा महसूस होगा, क्योंकि आपसे ऊष्मा चली गई, इसलिए हमारा हाथ जो है वो हमें ठंडा महसूस होता है। अब ये बहुत खतरनाक चीज हो गई है, इसको कहते हैं हम वाष्पीकरण के कारण आने वाली ठंडक का प्रभाव है, ये ठंडक का प्रभाव। तो यहाँ पे मैंने सारी बातें जो समझाई हैं वो लिखी हुई हैं, तो इसमें मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख के दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हो। जो भी प्रश्न है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे से पूछ सकते हो। तो अभी मैं आपको एक साथ में DIY भी दे देता हूँ कि मटके में पानी क्यों ठंडा रहता है। खुद सोचो आप, मटके में क्या खासियत है कि उसमें पानी ठंडा रहता है, या मैं मटके की जगह स्टील का बर्तन रखूं, बड़ा मटका रख दूं, उसमें क्यों नहीं रहता। मिट्टी के मटके में क्यों, कूलर में पानी डालना क्यों जरूरी है ठंडक के लिए, क्या कारण है उसका, या पसीना आने के बाद ठंडक क्यों लगती है हमारे को, वाई डू वी फील कोल्ड आफ्टर स्वेटिंग। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आपस में ये कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, या खुद से लिख के देखेंगे, डिस्कस करेंगे, घर पे भी डिस्कस कर सकते हो आप इसके बारे में, ऐसा क्यों होता है। अब बात आती है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने आपको बताया ना कि वाष्पीकरण से क्या होता है जी, ठंडक महसूस होती है हमारे को। तो लेकिन हर बार तो नहीं होती, क्योंकि अभी हम सोचेंगे उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण कारक, ये किस किस से प्रभावित होते हैं। तो इसके मुख्य 4 कारक हैं। पहला है तापमान, टेम्परेचर। दूसरा है क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। तीसरा हवा, विंड। और चौथा नमी, ह्यूमिडिटी। इन चारों को समझने के लिए आप सिंपल सी एक बात याद रखना कि घरों में हम कपड़े सुखाने के लिए क्या क्या करते हैं, कब कब कपड़े सूखते हैं जल्दी से। ठीक, तो पहले मैं आप खुद से ही बात कर लेता हूँ इस बारे में कि तापमान से बताओ। अगर तापमान ज्यादा हो तो कपड़े जल्दी सूखते हैं कि नहीं सूखते हैं। उदाहरण के लिए गर्मियों में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो तापमान की बात यहाँ पे पूरी हो गई। दूसरा, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की बारी आई तो आप घर पे ध्यान से देखो, जो हमारे घर वाले हैं उन्होंने विज्ञान तो नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी उसको प्रयोग करना आता उनको। ठीक है, कैसे, कभी भी देखना कपड़े सुखाते हैं तो उनको अच्छे से फैलाकर सुखाने के लिए डाला जाता है। इससे क्या होता है, इससे वो जल्दी सूखते हैं। क्यों, क्योंकि फैलाकर उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया, जिससे वाष्पीकरण ज्यादा हुआ, जिससे वो जल्दी सूख गए कपड़े। इसका और भी उदाहरण है, आप DIY देता हूँ, चलो कमेंट्स में बताना आप। चाय किसमें जल्दी पी सकते हो, कप में या कटोरे में, किसमें जल्दी से ठंडी होगी, किसमें जल्दी ठंडी होगी, ये बताएंगे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में। फिर हवा, हवा के कारण क्या होगा, जब वो मौसम हवादार होता है तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है। इसको सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं कि जब हवा चलेगी ना, तो जो कण वाष्पीकृत हो रखे हैं हवा चलने से, जैसे ये कपड़ा है इसके ऊपर ये कण वाष्पीकृत हो रखे थे, अब हवा चली तो वो इन कणों को बहाकर दूर ले जाएगी। इससे क्या हुआ, इससे और बाकी कणों को जगह मिल जाएगी वाष्पीकृत होने के लिए। तो इस प्रकार हवा ज्यादा तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है। तो ये सिंपल सी बात है, हमारे को सिर्फ कपड़ों से ही सीख सकते हैं हम सारा। कभी देखा होगा आपने कि कई बार बारिश का मौसम हो तो घर वाले क्या करते हैं, कपड़ों को घर के अंदर सुखाते हैं, ऐसे थोड़ी रख देते हैं, फैला देते हैं और पंखा वगैरह चला देते हैं ताकि वे जल्दी सूख जाए। तो क्यों हुआ, ताकि वाष्पीकरण ज्यादा हो जाए। फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी, नमी। ये बड़ा खतरनाक है भाई। अभी मौसम चल रहा है, जून का महीना है ये, आगे जुलाई अगस्त आएगा जब, उसमें आपको पता है कि बारिश होगी बहुत सारी। बारिश होगी तो वातावरण में नमी होगी, ठीक है, तो नमी बढ़ जाती है। और आप क्या महसूस करते हो इन महीनों में, इन महीनों में आप उमस सा महसूस करते हो, उमस बोलते हैं जिसको। उमस माने कि पसीना नहीं सूखता, एक तो पसीना नहीं सूखता। अभी इस मौसम में सूख रहा है बड़ी जल्दी से, अप्रैल मई
जून में बड़ी जल्दी से सूखता है। तो होता क्या है, नमी का मतलब क्या है? नमी का मतलब कि वातावरण में कितने जल वाष्प मौजूद हैं। सिंपल सा मतलब यही है नमी का। अगर पहले से ही ज्यादा नमी मौजूद है वातावरण में, तो और वाष्पीकरण नहीं होगा। ठीक है। तो अगर नमी ज्यादा तो वाष्पीकरण कम, नमी ज्यादा वाष्पीकरण कम। इस बात को आपने हमेशा ध्यान में रखना है। तो हमें इस बात का पता लग गया कि कपड़े जुलाई अगस्त के महीने में सुखाने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वातावरण में नमी ज्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें सारी समझ आई होंगी। तो यहाँ पे साथ में मैंने ये इसके हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों साथ में लिख देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। तो यही था हमारा यहाँ तक का पाठ, और ये हमारा पाठ पूरा हो चुका है। बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, उसको मैं समय मिलते ही जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, धन्यवाद।